अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत जबीन आपके और मेरे फेवरेट प्रोग्राम पसंदीदा प्रोग्राम सितारे के साथ आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाऊंगी वो मैं ये नहीं कहूँगी वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक बहुत ही नहायत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपनी तहरीक के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो तहरीक की अगर बात ना की जाए तो ये एक गलत बात होगी, और सुन्नी तहरीक की बात की जाए तो सुन्नी तहरीक में कादरी की बात ना की जाए तो ये एक अजीब सी बात होगी। कादरी में बिल्कुल हम जिस शख्सियत के साथ आज जिनके घर मौजूद हैं वो माशाल्लाह कई ज़बानों पे उनका जो है वो उबूर हासिल है और एक जोशीले कारकुनों के वो सरबराह हैं अपनी तहरीक के, सुन्नी तहरीक के। जी हाँ, सरवत एजाज़ कादरी साहब मेरे हम नाम। आइए बकिया बातें जो हैं हम उनके घर उनके साथ बैठ के करते हैं। आइए। जी बिल्कुल, बिलाखिर हम सरवत एजाज़ कादरी साहब के साथ मौजूद हैं। और सरवत एजाज़ मुझे बहुत शौक़ था इनसे मिलने का, क्योंकि मेरे एक तो हम नाम है और प्लस जो इनकी वर्किंग रही अपने तहरीक में, तो डेफ़िनेटली ये एक रोल मॉडल है आने वाले वक्त में जो नौजवान नस्ल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से? तबीयत से बिल्कुल ठीक सर। सर आप कैसे? ठीक है अभी तक तो खैरियत। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद जो है हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया, मेरे प्रोग्राम सितारे को टाइम दिया। सर एक सवाल है, सुन्नी तहरीक से पहले अब जो है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नाम हुआ है, तो पहले पाकिस्तान नाम क्यों नहीं लगाया गया इसके साथ? एक्चुअली ये कुछ हालात बदले सियासी तौर पे। हमारी तंजीम पहले एक तहरीक के तौर पर काम शुरू किया था, जो मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी थी, बम धमाके थे और डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश मज़हबी उन्वान पे किया जा रहा था। वो बेस बनी थी इसको सुन्नी तहरीक बनने के लिए। सुन्नी तहरीक इसलिए बनी थी कि जो हमारे मसलक के नाम से लोग काम कर रहे थे, दहशतगर्दी हो रही थी, फ़लाँ ने दहशतगर्दी कर दी, मस्जिद, इबादत गाहें, दूसरों की भी, हर सबकी मामला थे, कोई महफूज नहीं था। तो उस वक़्त सलीम भाई ने अपने रफ़क़ा के साथ मशवरा किया, कायदे मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, कि भाई इस दहशतगर्दी के बाप को रोका जाए, इस मुल्क में होने वाले फसादात को रोका जाए। ये मुल्क के इस्तेकाम, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने ये किया, तो उसमें ये सुन्नी तहरीक थी। लेकिन जब हम सियासत में हमने कदम रखा तो हमने कहा फिर दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चले, तो हमें जद्दोजहद ना पॉलिटिकली करनी होगी, क्योंकि हम जब पॉलिटिकली आवाज़ उठाएंगे जिस ऐवानों के अंदर, तो हम अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए। तो पाकिस्तान का इजाफ़ा किया और कि भाई हम पाकिस्तान की जंग भी लड़ेंगे। अब जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है, जो पाकिस्तान में कोई ऐसे नारे लगाना चाहता है जो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें हम अपना रोल प्ले करेंगे। इस वजह से इजाफ़ा किया पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये सुन्नी तहरीक के आप सरबराह हैं। आपसे पहले जो शहीद सलीम कादरी साहब, उनकी शहादत के हवाले से आप कुछ कहेंगे? बानी तहरीक रहे हैं, वो क़यादत के सरबराह रहे हैं, उस हवाले से सर आप क्या कहेंगे उनकी शहादत के हवाले से? जब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक 27 रमज़ान 1990 को इस्टेब्लिश हुई, मेरे कायद मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बेड़ा उठाया, क्योंकि 80 की दहाई आपको याद होगी कि दहशतगर्दी उरूज के ऊपर थी, ना नमाज ना किसी की इबादत गाह महफूज थी। तो उन्होंने अपने रफ़ा के साथ उठाया। उनको 2001 के अंदर दहशतगर्दों ने, कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों ने उन्हें शहीद किया बल्दिया में, जुमे की नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे। अच्छा, उसके अंदर उनके बहनोई अल्ताफ़ जिन्हें जो
और क्या कहते हैं उनके हाफिज़ कुरान बेटा हाफिज़ अनीस और आबिद वाजा जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उस वक़्त, और उनको तो बल्कि उनको तो सामने पूरा जो बरस्ट मारा था तो उनके सिर्फ ये 2 दांत बचे हुए थे, बाकी पूरा मुंह डैमेज हो गया था, बिल्कुल था ही नहीं, सिर्फ 2 दांत थे। उसके बाद एक उनका बेटा था बिलाल, जो अभी हमारा जनरल सेक्रेटरी है, तंजीम के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी है, तो वो भी उनके भी गोली लगी थी। तो 4 शहादतें हो गए थे, पीछे गनमैन था वो भी शहीद हो गया था। तो ये 5 को शहादत के बाद जो है कि 2001 की शहादतों के बाद फिर हमारे जो सरबराह बने थे वो मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद, जो कि नश्ता पार्क में जो धमाका हुआ था उसके अंदर इफ्तिखार अहमद भट्टी शहीद, अकरम कादरी शहीद और डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्बासी, ये 4 बंदे उस वक़्त हमारी पूरी मेन कैबिनेट जो थी वो उसमें धमाके में शहीद हो गई थी। तीसरे नंबर पे 2006 के अंदर ये वाक़या हुआ था। 2006 में मैं उस वक़्त जैपनीज़ के साथ अटैच था, जैपनीज़ कंपनी में, और तो फिर मेरे रफ़क़ा ने मशवरा किया और उसके बाद ये ताज इन्होंने मुझे पहनाया कि अब आपने ये ज़िम्मेदारी संभालनी है। और उस मुश्किल वक्त में जब दहशतगर्दी उरूज पे थी, हालात आपके सामने थे इस पाकिस्तान के शहर कराची के बिलखुसूस, तो फिर ये ज़िम्मेदारी जब संभाली उसके बाद 2006 से लेकर आज ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। यकीनन शोधाओं का मिशन था, मकसद था कि यार इस मुल्क में हमने अदल, तालीम, अमन अमान के लिए काम करना है, क्योंकि इस मुल्क की जो सबसे बड़ा मसला जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हैं और तालीम है नहीं, एजुकेशन को हमारी टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। मंशूर में तो सबके होगा टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन की, लेकिन नहीं है। एक बिल्कुल एक तरफ गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, दूसरी तरफ एक अशराफिया है। और अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि अभी जो 3, 4, 5 साल से भी यही देख रहे हैं और शुरू से ये देख रहे हैं कि उन्हीं को प्रमोट किया जाता है, उन्हीं के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उन्हीं के बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं। लेकिन दुनिया में मैंने देखा है, दुनिया में रहा, बहुत ममालिक का दौरा किया, जैसे मैं जापान में रहा तकरीबन के साथ मैं अभी यही, सॉरी इंटरप्टिंग, यही पूछना चाह रही थी। आप माशाल्लाह काफ़ी सारी ज़बानों पे आपका अबूर भी है और आप जापान भी गए थे, तो वो दौरा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था। जो एक चीज़ मैंने देखी, आप देखें पाकिस्तान में, एक मिसाल देके समझाता हूँ उसको कि पाकिस्तान ना हज करने पे दूसरे नंबर पे जी और उम्रा करने पे पहले नंबर पे, और ईमानदारी में 156 नंबर, 156 या 146 के करीब है ईमानदारी के अंदर। उम्रे में पहला नंबर, हज पे दूसरा नंबर। और आपको पता है पूरी दुनिया के टॉप 10 में नंबर 1 मुल्क कौन सा है ईमानदारी के अंदर, जहाँ ईमानदारी, रख रखाव, आर्जी और मैं यानी ख़त्म, फिनिश यार, एंड दिस एंड, वो क्या कहते हैं जापान नंबर 1 है ईमानदारी में, और हम किस नंबर पे? 146 पे। उम्रे में पहले नंबर पे, हज में दूसरे नंबर पे, माशाल्लाह से। सिर्फ वो बाद लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं ना या उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, बाकी वरना आप पहचान नहीं सकती। हम 300 साल पीछे हैं। वहाँ स्कूल के बच्चों का ड्रेस, अगर स्कूल का बच्चा वो अमीर का बेटा है या गरीब का बेटा है, ड्रेस एक, स्कूलिंग एक, कोई ऐसा नहीं है। और आप इसीलिए उनके आप एजुकेशन के हिसाब से देखें कि वो हर बंदा एक इंजीनियर है, प्रोफेसर है, फिलासफर है, डॉक्टर है, इसलिए कि उनको इनिशियली स्टेज से, जब मैं जापान गया तो उन्होंने मेरे सामने लाकर एक पिन ला के ऐसे मेरी टेप, मैं जापान से यार इतना घंटे का सफ़र करके जाते हैं, हम क्या करते हैं, चाय रखते हैं, खाना रखते हैं, जो टाइम हो जिस टाइम को, तो उन्होंने मेरे आगे एक पिन ला के रख दी। यानी यार आप बताएं इससे क्या 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 काम कर सकते। मैंने कहा अच्छा, और मुझे छोड़ के चले गए अकेले बंद कमरे में। अब मैंने कहा यार कैसे मेहमान नवाज है यार, ना खाना ना पीना, चाहे इतने घंटे का सफ़र करके यार एक पिन रख दी मेरे आगे। अब वो मेरा IQ लेवल चेक कर रहे थे, वो देख रहे थे बंदा कितना है, जीनियस है, इसका IQ लेवल क्या है। आप देखो पहले दिन से वो उनका लेसन क्या है हमें कि सोचो, थिंकिंग। अब वो हम जैसे कहते हैं ना हम यहाँ 10 मिनट लेट हैं, तो वो ये नहीं कहते, वो बोलते हैं 600 सेकंड लेट है। अब लफ्ज़ भारी हुआ ना, अब 10 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है, 1 आवर लेट है, वो 1 आवर नहीं कहते कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करते हैं बाय सेकंड, ताकि आपको अंदाज़ा होने हुई कितना नंबर है, 600 सेकंड। तो ये चीज़ें हैं, और ये हमारे यहाँ शायद
ना हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। हमारे बंदे चाहते हैं सब हम ऐसे करते रहें या पैरों को उनके हाथ लगाते रहें और उनको गुलाम नौकर बना के रखें। वरना मुझे बताए ना कितने गरीब के बच्चे कितनी हाई पोस्ट पे बैठे हैं। तो और ना बनते भी हैं लोग, करते भी हैं चेंजें। मैं एक कारकुन था, आज मैं ये जिम्मेदारी मुझे दी मेरे दोस्तों ने, हमारे यहाँ हमने इस चीज़ को माइनस किया कि ये नहीं है कि बाप के बाद दादा, दादा के बाद बेटे के बाद, बेटे के बाद उसका बेटा। नो, ये कोई जागीर नहीं है। जो काम करेगा सच्चाई से काम करे, आगे बढ़े और संभाले जिम्मेदारी। सर यही बात है कि सर एक मिडिल क्लास तहरीक से सुन्नी तहरीक और फिर माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा आपकी तहरीक माशाल्लाह। अच्छा सर, अपने बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि आपने ये तहरीक कैसे स्टार्ट की, ये लंबा सफ़र कैसे स्टार्ट किया, आप कहाँ पैदा हुए, माशाल्लाह आपकी तालीम क्या है, कुछ अपने बारे में, इस तमाम सफ़र के बारे में। बड़ा लंबा सफ़र है और बड़ा मुश्किल सफ़र है और ख़ास तौर पे जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो आजमाइश। लेकिन जब हम अपने दोस्तों से सुनते हैं और मैं आका करीम की, क्योंकि ज़रूरत तो हमारे इस वक्त रहबर हैं, रहनुमा हैं, उन्हीं के मकसद को लेकर हम चल रहे हैं कि उनका निज़ाम आएगा, वो जो निज़ाम चाहते थे जब वो आए तो रिश्तों को एहतराम मिला, एहसास मिला। आप देखें ना, बेटियों को ज़िंदा दफनाते थे, आज भी वो कब्रिस्तान वहाँ मौजूद है। वहाँ पे दुनिया की मशीनरी इस्तेमाल कर ली, उस कब्रिस्तान के अंदर काम नहीं कर पाते, मशीन टूट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्या कुछ नहीं होता। तो अल्लाह मेरे आका करीम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा बड़ी बड़ी जंगें रुक गई, तलवारें अंदर चली गईं, बच्चों को दफनाना बंद कर दिया और क्या रिश्तों का एहसास दिया, कहाँ माँ का रिश्ता दिया, कहीं बहन का दिया, कहीं बेटी का रिश्ता दिया, भाई है, बहनें, रिश्तों का एहसास हमें दिलाया जो कि आज हमारे नहीं है। एक दफ़ा क्या मेरे आका करीम तशरीफ़ फरमाते तो हातम ताई की बेटी को पकड़ के ले कर आए, तो जो आई बैठी तो हुजूर तशरीफ़ लेकर आए। ये सबक है हमारे आने, ये जो हमारे जो ना जो बदमाश बने हुए हैं और माओ बहनों की इज़्ज़तों के एहतराम नहीं है। आज अभी बहुत एक वाक़यात बहुत तेज़ी से चल रहे हैं आजकल। तो आपने है ना अपनी चादर मुबारक उतारी और उसके सर पे रख दिया, तो साहबा कहने हुजूर ये तो काफरा है, ये तो काफरा है, मुसलमान नहीं है। क्या बेटी नहीं है? हाय हाय क्या जुमला था, क्या ये बेटी नहीं है? बेटी किसी की भी है, बेटी इज्जत के काबिल है, इज्जत करो उसकी। बेटी के सर पे आपका ये बता दिया कि अगर बेटी कोई किसी की भी है उसके सर पे चादर रखो। आजकल तो चादर छीनी जा रही है, आज आप हज़ारों वाक़यात ले, क्या है ये रिश्तों का एहतराम ख़त्म है, एहसास ख़त्म हो गया। और जब तक हमारे अंदर रिश्तों का एहसास नहीं पैदा होगा तो आप यकीन माने ये माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, कानून नहीं होगा, अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, जब तक ये माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। और मैं तो बाज़ दफ़ा कहता हूँ एक दफ़ा है ना एक खेप ख़त्म करनी पड़ेगी ऊपर वाली, तो ताकि नौजवान आप लोग आएँ, काम करें, सब संभालें इस मुल्क को। अब आज मेरे तालीम पे बात हो रही थी, असल में आप साथ साथ इशू टच होता है ना तो दिल कहीं और चला जाता है यार। मुल्क के हालात, बिल्कुल सिचुएशन डेली में और आप देखते हैं, आप तो कवरिंग करती होंगी, आप जाती होंगी, उनके एहसास भी चेक करती होंगी, सारा करंट भी चेक करती होंगी। अब मैं मेरी पैदाइश है क्या कहते हैं कोयटा की, मैं 4 संडे मन में पैदा हुआ कोयटा में और 14 जुलाई थी उस दिन में मेरी पैदाइश हुई। 4 संडे मन कोयटा में स्पेशल हाई स्कूल में पढ़ा। मेरे वालिद कंट्रोलर बलूचिस्तान में 17 ग्रेड के ऑफिसर थे, एजी सिंध में थे, फिर वो कंट्रोलर बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र हो गया था। हमने अपनी तालीम कंटिन्यू की। हमारे वालिद साहब ने हम सब की तालीम को फोकस किया कि यार ये ना हो मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे बच्चे यतीम ना हो, लावारिस ना हो, अपनी जॉब अपने पैर पे। और इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरे तीनों बच्चे बड़े क्रिएटिव माइंड है और बहुत अच्छे करते हैं, वो भी आपकी फील्ड से वाबस्ता है। एक तो कहने का मकसद ये है, फिर वहाँ से यहाँ आए, टेक्निकल हाई स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से DAE की डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का कोर्स किया, वहाँ से वो लिया
फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी में मिसिस ने और मैंने दोनों ने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। जी जी। और फिर 2 साल की ट्रेनिंग पे पैको चला गया, पैको की थी ट्रेनिंग थी उसमें चला गया। फिर 2 दफ़ा स्कॉलरशिप पे जापान गया, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर प्लास्टिक यानी इंग्लिश ये शीट मेटल कंपोनेंट्स की हाउ टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो इस तरह करके ये चीज़ों को लेकर आए। और फिर आप हैरान होंगी कि कहाँ एकदम से मजहबी तौर पे यू टर्न ले लिया। सर यही सवाल है कि फिर अचानक से फिर आप वहाँ पे जापान से फिर आप अचानक से ये सुन्नी तहरीक और मजहबी तहरीक, सर ये सफ़र इसमें कैसे सर? सर मैं बेसिकली मैं 3 चीज़ों का शौक़ है कि हम अगर हमारे अंदर 3 चीज़ें, एक हम अच्छे इंसान बन जाए। जो पहले दिन मेरे आका करीम को मौसीन इंसानियत का लक़ब मिला, इंसानियत के लिए आए वो दुनिया में तशरीफ़। कुफ़ार थे, जुल्म था, ज़्यादतियाँ थी, खून खराबा था, लेकिन वो आप मेरा सबसे पहले अच्छा इंसान ज़रूरी है, फिर अच्छा मुसलमान। अगर अच्छा इंसान है, अच्छा मुसलमान है, तो फिर अच्छा पाकिस्तानी भी होगा। बिल्कुल। जब अच्छा पाकिस्तानी होगा तो मुल्क की तरक्की के अंदर उसका एक बहुत अहम किरदार होगा। हमारे यहाँ इंसानियत पे कोई काम नहीं है। अगर आपकी ये ह्यूमन राइट्स की या ये जो वेलफेयर तंजीमें ना होती तो आप, मैं नहीं समझता कि रोज़ाना खून खराबा हो रहा था। रोज़ आज आप ये हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खिदमत कर रही हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से खिदमत कर रही हैं, और इसी की वजह से शायद आपका ये माशरा जो इस वक्त करोड़ों लोग भूख अफलास का शिकार हैं, तो उनका बड़ा एक किरदार है। और जो काम रियासत को करना था कि माँ के बच्चे भूखे हों, माँ के बच्चे यतीम हो, माँ के बच्चों के सरों से उनका आसरा छीन लिया जाए, माँ के बच्चे डिग्री, इस रियासत के बेटे बेटियाँ अपने हाथ में डिग्री लेके घूम रही हैं, कोई रियासत के ऊपर हाथ रखने वाला नहीं है। हम दुनिया की मिसालें देते हैं तो दुनिया में वहाँ अगर कोई टैक्स देता है तो उस टैक्स का बेनिफिट भी वसूल करता है। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़, आप चाइना ले लें, चाइना ने स्मॉल इंडस्ट्री को तरक्की दी, स्मॉल इंडस्ट्री को दी। उन्होंने कहा अब आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, आपकी वाइफ का हॉस्पिटल का कोई मसला है तो कार्ड्स बने हुए, नो प्रॉब्लम है कि हस्बैंड अगर जॉब पे हैं या हस्बैंड बिजनेस पे हैं तो वो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और वो कार्ड के ज़रिए आप जाके मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, आप कार्ड लेकर स्कूल की फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान दहशत गर्द नहीं है। और हम इस पहलू के लिए, इस वर्ल्ड वाइड काम करने के लिए हमने अपने इस पाकिस्तान को, सुन्नी तहरीक को इंटरनेशनल बनाया। हमने वेलफेयर के तौर पर AKF के काम को आगे बढ़ाया। अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के तहत हमने रमज़ान हो, ज़कात खैरात हो, हम वेलफेयर के काम हो, कश्मीर का ज़लज़ला हो, अफ़गानिस्तान का तूफ़ान हो, हर जंगों में हमने हर चीज़ के अंदर आगे बढ़कर हमारी तंजीम ने काम किया, अच्छाई के साथ काम किया, अच्छाई के लिए काम किया कि यार इस मुल्क के निज़ाम को बदलें, इस सिस्टम को बदलना है सर। ये इसका निज़ाम बदलेंगे ना सर, तो फिर आप देखो चेंजिंग आएगी। सबसे बड़ी बात ये सर, ये सिस्टम आप समझते हैं कि कैसे बदल सकता है? कैसे ये जो हमारे कराची में जो इतना बिगाड़ है, आप क्या समझते हैं इस बिगाड़ का असल वो जड़ कौन है? मतलब कौन सी जमात आप समझते हैं कि MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, जमातें, कोई मजहबी जमात इस्लामी हो गया, या सुन्नी तहरीक जमात हो गई, या कोई भी आप जो समझ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कहाँ से बिगाड़ हो रहा है? इतना ये सिस्टम कैसे चेंज होगा? और कौन सी जमात आप समझते हैं कि ये जो है ना, अगर आ गई अपनी इसमें क़यादत में, तो ये पूरा निज़ाम, हम फ़िलहाल कराची की बात कर रहे हैं कि ये निज़ाम सही हो सकता है, या पाकिस्तान ले लें? जो सबसे बड़ी अहम वजह, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह है ना, हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में सब है। जो इस आप अगर सिस्टम को बदलेंगे ना, सिस्टम असल चीज़ ना, हम शख्सियत पे काम होता है, ज़ात पे काम होता है, मफादात पे काम होता है। हम ये तीनों चीज़ों माइनस कर दें। कोई सियासी पार्टी हो, कोई भी मजहबी पार्टी हो, वो अपने मंशूर को अकॉर्डिंग टू जो हालात हैं उन मामलात के तहत बदले। ये नहीं कि मैंने बचपन में मेरे अब्बा ने मंशूर बना के दिया था, बेटा ऐसे करना है, अब हालात बदल के तो हम उसकी तरफ जंग करनी है। अगर दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमें उसमें काम करना है। जो सबसे बड़ी ख़राबी है, यहाँ इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है। जब तक अदल इंसाफ नहीं होगा, लाकानूनियत होगी, और के अशराफिया के लिए, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देके बताता हूँ, मेडिकल फ्री है, तालीम फ्री है पाकिस्तान में,
मैं आपसे अगर सवाल करूं कहाँ है मेडिकल फ्री, कहाँ है इंसाफ, किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिलता, तो आप फ़ौरन कहेंगे हाँ जो हमारे MP हैं MNA हैं इनका मेडिकल फ्री है। ये दुनिया के किस से में इलाज करा सकते हैं? क्या इन्होंने आज तक सोचा नहीं कि हम तो लंदन चले जाते हैं, हम अमेरिका चले जाते हैं, हम दुनिया के मुल्क में जाके मेडिकल करते हैं। हमने अपनी इस कौम को क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ दी? हमने इस कौम को इंसाफ दिया, हमने अदल दिया, तालीम दी, एजुकेशन सेंटर दिए। आज श्रीलंका कितनी दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन उन्हें क्यों काबू पा लिया? आपके इधर कोई लाइन में लग के कोई चीज़ ले सकता है? वहाँ लाइन में लग के 2 लीटर 4 लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा था, भूख थी, अफलास थी, दहशतगर्दी थी। वहाँ की एजुकेशन पता है क्या 99.9 है। आपकी यहाँ शायद ये दस्तखत करने को, ये लिखने को शायद एजुकेशन कहते होंगे। पाकिस्तान के अंदर मेरे बच्चों के पास तालीम क्यों नहीं है? गरीब के बच्चे के पास पानी, बिजली, बेसिक नीड्स क्यों नहीं है? जबकि आपका आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फलाई रियासत के तौर पे हमने बनाया था। यहाँ फला का काम कौन सा है? सिर्फ अमीर जो लाखों बैरियर, मेरे पास वो सारी वर्किंग मैंने की हुई है, इस पर कितना पेट्रोल फ्री। आप बताएं जितने बड़े बड़े लोग हैं, टॉप के लोग, जितने भी लीडर, ब्यूरोक्रेसी हो, जिस भी इदारे में हो, सबका पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री, मेडिकल फ्री, स्कूल फ्री, स्कूल गोइंग फ्री। मतलब उनको क्या करना है? जबकि ये काम सारा उल्टा होना चाहिए, उन गरीबों के लिए होना चाहिए। वो कार्ड बना हुआ था, उनको सेहत की फैसिलिटीज, कार्ड बना हुआ था, इनको पेट्रोल की फैसिलिटीज। असल तो आप इस कौम को खड़ा करें। देखिए उन्होंने क्या किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाई चाइना ने। स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने कहा आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको अपने बीवी बच्चों की फिक्र नहीं करने की ज़रूरत। आपके बच्चों की स्कूलिंग और वाइफ का, आपका मेडिकल, ये सब फैसिलिटी मेन बेसिक यही है ना। आपका अगर यहाँ कराची में आपका घर अपना हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके पास हो। अब जब मैं एजुकेशन फ्री हो और वो भी आला क्वालिटी की, मतलब जो वो एक अमीर का बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, वो गरीब के बच्चे के पास तालीम क्यों नहीं है? जो स्कूल उसके लिए है, वो स्कूल इसके गरीब के बच्चे की, मेरे बच्चे के लिए क्यों नहीं है? वो तालीम मेरे बच्चे के लिए क्यों नहीं है? वो जॉब्स मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं है? वाई नॉट यार। हम वो बताए, जापानीज मुझे एक फार्मूला बताता है कि आप करें, वो आप लोगों का भी जर्नलिज्म में भी वो फार्मूला यूज़ होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच एंड 5W1H। तो मैंने देखा जब जापानीज ने हमारी कंपनी टेक ओवर की ना, सबसे पहले उसने काम क्या किया, उसने सब ताले तोड़वा दिए। उसने मैं अपने घर में महफूज नहीं है। हम तो जूता भी ले जाए तो नमाज के अंदर आगे लाके सफ में रखते हैं ना, और हम वो गिलास का पानी भी ना वो जंजीर के साथ बंधा हुआ होता है। तो मतलब हम ये इस्लाम है, ये हम खिदमत करें इस दीन की। ये इस पाकिस्तान को हमने ये चोरों डाकुओं के लिए बनाया था। ये पाकिस्तान हमारा जीने का हक नहीं है, हमारा रहने का हक नहीं है, तालीम मेरे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, मुझे यकीन माने अब जो आने वाली जो शऊर आया इस कौम में आ रहा है, नौजवान के अंदर आ रहा है, मैं वल्लाह मुझे एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इनकलाब आएगा इस मुल्क में। तालीम होगी, डिग्री सबके पास होगी, गरीब का बच्चा भी इंशाल्लाह ताला हमारे बारे में IG भी बन सकता होगा, SSP भी बन सकता होगा, SDM भी बन सकता होगा, DC भी बन सकता होगा। क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल। आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर, बहुत बड़ा नाम। वो शेखुल हदीस ने उनका थे, तो जब उन्होंने उनका हाथ चूमा तो कहने भाई मैं तो एक इंजीनियर हूँ, आप मेरा हाथ चूम रहे हैं। कहने के आप मुजाहिद आदमी, आपने है ना पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाया, आपने एक पाकिस्तान को एटम बम दिया। पता है वो कौन है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हमारे पड़ोसी थे। वो पापोश की जी स्ट्रीट लाइट है, उसके नीचे बैठ के पढ़ा करते थे हज़रत। तालीम उनकी, आप तालीम देखें, उनकी वहाँ एजुकेशन हासिल की, और दुनिया कहती थी हमें हमारे हवाले कर दे, हमारे हवाले कर दे, और हमने किसके हवाले कर दिया? अब वो तो जमाली मीर जमाल खान क्या नाम है, वो जो वज़ीर आज़म रहे हैं बलूचिस्तान के थे, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने स्टैंड लिया था। बोले क्यों हवाले करें हम अमेरिका के? यार क्यों? अमेरिका का बाप है, दादा है, दहशत, वो जितनी सरपरस्ती करता है, चीज़ों के मामलात को देखता है, वो आपके मेरे सामने है। आज हम मुसलमानों को दहशतगर्द बना दिया गया है, वरना यही मुसलमान थे जिन्होंने 750 साल हुकूमत की है। आप मुझे बताएं कोई मंदिर जला,
किसी का इबादत गाह को जलाया गया, किसी को सिर्फ दुश्मनी की बुनियाद पे आग लगाई गई। 650 साल है। वेलफेयर के काम में नंबर 1, एजुकेशन के काम में, तालीम में नंबर 1। और अल्लाह ने फिर उनको ऐसा नवाजा, दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में ला के डाल दी, क्यों? उन्होंने रब को राज़ी किया। उनका तवक्कल था, उनका यकीन था। चाहे सलाउद्दीन अय्यूबी हो, चाहे खालिद बिन वलीद हो, हज़रत उमर ख़त्ताब हो, या दीगर हमारे खुलफा राशिदीन हो, सबकी ज़िंदगी को आप देखें। उन्होंने यार 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमतें की हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। और मैं समझता हूँ इसका मकसद ये है कि हमने सारे निज़ाम देखे। पाकिस्तान में कम्युनिज़म देखा, हमने सोशलिज़म देखा, रोटी कपड़ा मकान देखा। बुरा मान जाएंगे लोग अगर मैं ज़्यादा सच्चा बोलूँगा, तो लिहाजा मैं थोड़ी एहतियात से भी बोल रहा हूँ, वरना बड़ी खुली टुली गुफ्तगू करने का आदी हूँ। मैं सिर्फ ये बताता हूँ, ये बताएं हम आपको अपने कंधों पे बिठा के लीडर बनाते हैं। सक्कर के बाद हम अगर आप इस्लामाबाद से सफ़र करें, जैसी सक्कर से आप इंटर होंगी तो आप यकीनन महसूस हो जाएगा कि हम सिंध में दाखिल हो गए। क्यों यार, यहाँ तो कोई आपका कंपटीशन भी नहीं है। चलो आदमी होता है ना कहीं और उस जगह पे चेंज होती रहती है, सीएम चेंज होता रहता है, यहाँ तो सीएम भी एक ही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तो ये सिंध जो है ना हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था पूरे पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ आपको कोई लड़ाई नहीं है, आपका कोई कंपटीटर नहीं है कि आप जाएँ उसे यार इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपका MP MNA वज़ीर दाखिला आपका अपना आए ना यार, इस कौम भी आपको देती है, आप जीतते हैं इलेक्शन, और तो फिर तब्दीली क्यों नहीं आ रही? जी बिल्कुल, टाइम हो गया है ब्रेक का, पता ही नहीं चला कि टाइम भी हो चुका ब्रेक का। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं और आप उनकी बात भी कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला जो आपने कहा कि अल्लाह करे आने वाले वक्त जो है वो बहुत अच्छा हो, आपकी ज़ुबान मुबारक हो। सर बल्दियाती इलेक्शंस जब होंगी तो आप पार्टिसिपेशन उस पर लेंगे, हिस्सा लेंगे? बिल्कुल है, इंशाल्लाह हमारी एक सियासी टीम बनी हुई है और उस पर इंशाल्लाह उसको और भी अभी थोड़ा सा रेक्टिफाई करके उसको अनाउंस करेंगे ताकि इस इशू पे बाकायदा काम किया जाए बल्दियात में। हमने यही कहा यार, हम अपने शहर में अगर अपनी सीटें ना निकाल सकें बल्दियात की, आज दूसरी जमातें जिनका कोई स्टिक भी नहीं है इतना कि वो हर जगह पे, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छी उसमें हैं, क़ुव्वत के साथ है, ताकत के साथ है। सिर्फ शायद पता नहीं हमारी कबूलियत नहीं है या मकबूलियत ही काफ़ी नहीं होती, उसके लिए कबूलियत का भी होना ज़रूरी है। हो सकता है हमारे कोई ऐसी चीज़ है जो हम सर ऐसा या ज़बान हमारे लिए काम हमारा साथ नहीं दे रही, या हमारी तकदीर या नसीब का मसला है। सर नहीं इंशाल्लाह सर, क्योंकि मज़हबी जमात असल में जिस तरह MQM में धड़ाबंदी, इस तरह से मज़हबी जमातों में भी इस तरह से अलग से जमात इस्लामी अलग, नूरानी जमात अलग, तहरीक एक प्लेट पे आप लोग काम क्यों नहीं करते? अगर एक हो जाए तो क्या इसमें वो है, और आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों नहीं है? देखें, हमने आपने देखा होगा अल्लामा हज़रत मिल्लत इस्लामी हज़रत शाह अहमद रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने सबको कौम को यकजा किया, और उसी के बाद तो उनके अंदर अभी भी माशाल्लाह से सब साथ बैठे हैं। अभी वो मेरे ख्याल है लास्ट वीक के अंदर इजलास हुआ है लाल किला के अंदर, सब मज़हबी जमातें एक जगह बैठी थी। क्योंकि इस वक्त ना मसला पता है क्या है, इस सिर्फ मसला इस पर यह है कि मुसलमानों को दहशत बना के पेश कर दिया गया। वो वेनेज़ुएला के सदर को उठा के लिया है, वो कानून है, वो जो कर ले वो कानून है। वो करंट यानी कि सिटिंग सदर को वहाँ से उठा के लेकर आ रहे हैं उसकी वाइफ के साथ। दिस इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। असल बदमाश तो ये लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को दहशतमंद। लीबिया में कौन सी ऐसे मामला, लीबिया में तो एजुकेशन फ्री, तालीम का मसला नहीं, आपकी शादी का मसला नहीं, आपके बच्चों की शादी का मसला नहीं, आपके बच्चों की एजुकेशन का मसला नहीं, इंसाफ 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 इंसाफ। लेकिन वो बहादुर साहब को नहीं पता था इंसाफ ये पसंद नहीं था बहादुर साहब को अपना इंसाफ पसंद है। उनको तो देखे जहाँ मादनियात नज़र आई या चीज़ें नज़र आई, उन्होंने वो मुल्क उनके लिए, क्योंकि इससे उनको
दूसरी जगह से तेल लाना महंगा पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस कॉस्ट सेविंग करने के लिए वो वेनेजुएला, क्योंकि इस वक्त बिलियन ट्रिलियंस के अंदर वहाँ पर रिजर्व्स हैं ऑयल, सो बट वो इसलिए सिर्फ ये मजा है, वो यस्सर करने वाला आदमी नहीं था, वो यस्सर नहीं कहता था, बस उसका ये कसूर था। आप देखें जो भी गद्दारी हुई, जो भी हुआ, और उसको ला के यहाँ पर लेकर आए हैं, पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। और अब ईरान को निशाना बना रहे हैं, उसके बाद कोलंबिया को निशाना बना रहे हैं, ग्रीन बेल्ट को करना चाहते हैं। क्या कुछ नहीं करना चाहते, मतलब जब तक इसकी दादागिरी ख़त्म नहीं होगी, ये जो मतलब यूरोप में सुकून है, यूरोप में तो क्यों लड़ाइयाँ नहीं हो रही? यूरोप में तो ये सब मकतब फ़िक्र भी होते होंगे, इस सियासी मजहबी लोग भी होते होंगे, इसलिए कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है, जो आपके पाकिस्तान में नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, अदल इंसाफ नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, वल्ला आप माशी इस्तेकाम जब ही आएगा तो फिर सियासी इस्तेकाम होगा, तो माशी इस्तेकाम आगे आएगा। हमने इतने ममालिक के साथ मैंने किया यार, मैंने कहा देखो ना, वो आज चाइना देखे कहाँ है दुनिया का यार, आप विजिट कर गई होंगी आप कई दफ़ा, आपने देखा होगा सर, एक अलग ही दुनिया है बिल्कुल यार। ये एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज में कहलाते हैं, हम स्टिल वी आर इन अ डेवलपिंग कंट्री। अभी तक जो है वो तरक्की पजीर में, तरक्की याफ्ता कंट्रीज में नहीं आते, जस्ट बिकॉज ऑफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि तालीम की कमी है, शऊर नहीं है, यहाँ पर मफादियत बहुत ज़्यादा है। जो ऊपर सरकार बैठे हैं वो सारे अपने अपनी सोचते हैं, नीचे जो है तबके को उन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। अच्छा सर, हमेशा जो है आपकी क़यादत, जैसा नश्ता पार्क में बम धमाका जब हुआ था, आपकी काफ़ी सारी क़यादत उसमें शहीद हुई, तो हमेशा इसका मास्टरमाइंड कौन था, और हमेशा सुन्नी तहरीक को इस तरह से उनको क्यों टारगेट किया जाता है, क्या वजह है? इसके मास्टरमाइंड तो मैं समझता हूँ वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, जो कानून से प्यार नहीं है, जिनको, जो मुल्क को तरक्की, वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनते हुए भी मुखालिफ थे और आज पाकिस्तान को बनाते हुए भी मुखालिफ हैं और पाकिस्तान को चलाते हुए भी मुखालिफ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कभी पसंद नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक़्त भी पाकिस्तान के झंडों को आग लगाया, जो पाकिस्तान को, जो 14 अगस्त को नहीं मानते, वो पाकिस्तान की आज़ादी को नहीं मानते, जो 22 लाख जो कुर्बानियाँ जो पेश की थी। सिंध ने तो ऐसा सिंध ने तो अपनी मेहमान नवाजी, जिसकी ये औलिया की धरती है, वलियों की धरती है, जहाँ लाल शहबाज कलंदर जैसी शख्सियात आराम फरमा रही हैं, जहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात, जिनका मिशन यही था, रवादारी, मोहब्बत, प्यार और बर्दाश्त। जो अदम बर्दाश्त की सिचुएशन आई वो क्यों है? फ्रस्ट्रेशन है, आपके पास तालीम नहीं है। आज आप बताएं क्या, आज 3 दिन से वाइफ अभी अंदर डांट सुन रहा था, बददुआएं दे रही थी, कहने लगी क्या करूं, बच्चा स्कूल से आए हुए, बच्चों को क्या खिलाऊं मैं, गैस नहीं है 2 दिन से, बिजली नहीं है तो रात भर, पानी नहीं है रात भर, बेसिक नीड्स जो आपका आइन और कानून आपने बनाया 1 to 40, आप खाली सिर्फ 1 to 40 आर्टिकल नंबर 1 to 40 तक आप खाली इम्प्लीमेंट कर दें। ये इनमें से ये सारे लीडर, ये अशराफिया, ये इस पे तो डिबेट नहीं करती यार। आपको अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, 2.5 लाख से 21 लाख पे चली गई तनख्वाह। यार इस गरीब का क्या कसूर है? जब गरीब आपको अपने रोज़ाना आपको खिला रहा है, टैक्स दे रहा है, इस शहर का क्या कसूर है जो आपको, आप 90% टैक्स वसूल हुआ, 60-70% तो टैक्स आपका पाकिस्तान कराची का है। तो आप बताएं कराची पे आपके कितनी रोड्स साफ होते हैं, कितनी आपको सॉलिड रोड्स बनी हुई हैं, कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट है, पानी में इम्प्रूवमेंट है, बिजली में है, क्या चीज़ है। अब बिल आपके मेरे ख्याल से वो टैक्स आप किस चीज़ पे पूरे आ रहे हैं विद टैक्स। अच्छा, अब अभी सुना है मुझे एक नया टैक्स लग रहा है जो आपको गार्बेज वगैरह है, ये सफाई, इसकी चीज़ों के ऊपर भी टैक्स लग रहा है कि भाई आपने ये किया वो किया। जब आप बनाते हैं और फिर 40 साल 50-60 साल बाद आप तोड़ देते, तो बनाने वाले भी आप, तोड़ने वाले भी आप, पैदागिर भी आप, और की शहर की, इस मुल्क की ऐसी की तैसी करने वाले भी आप हैं। जब तक ना, मैं समझता हूँ सर, आपने एक बड़ी प्यारी बात की शऊर की। बिल्कुल, शऊर बहुत ज़रूरी है, और ये शऊर अब इस कौम में मुझे नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर
अब ना वो अक्सर मैं आप जैसे लोग प्रोग्राम करते हैं यूनिवर्सिटियों में जाकर, कॉलेज में जाकर, आप देखिए वो बेधड़क सवाल करते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने लीडर से पूछते हैं, ये बताओ यार, ये आपका तो दौर था ना, आपने क्या किया, बताया आपने एजुकेशन के लिए क्या किया, बताया आप तालीम के लिए आपने क्या किया, बताए ना हमें। नहीं जवाब है किसी के पास। वो इसलिए कि उनको अपनी ज़ात से निकलेंगे तो काम करेंगे ना, अपने मफादात से निकले काम करेंगे। और अब मैं तो कहता हूँ ना कफन में जेब है और न कब्र में लॉकर जी। यार फिर किसके लिए आप इतना कर रहे हैं, इतना जमा कर रहे हैं आप, सही किसके लिए जमा कर रहे हैं। मैंने बिल गेट्स हैं या दीगर आप इनको बड़े बड़े लीडरों को देखें, ये जो सॉफ्टवेयर के मास्टरमाइंड हैं या ऐसे इन चीज़ों के, आप पता उनका 80% अपना वो वेलफेयर पे खर्च करते हैं, एजुकेशन पे करते हैं, मेडिसिन पे खर्च करते हैं। कैंसर का इलाज तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन पे काम हो रहा है। वो लोग किस पे काम कर रहे हैं, मैं और आप किस पे काम कर रहे हैं। यार मेरा एक महल इस्लामाबाद में होना चाहिए, एक महल मेरा लाहौर में होना चाहिए। हमारे आका करीम का पहला लफ्ज़ था इक़रा, मेरे जब तो हमने कुरान का आगाज़ इक़रा है। अब आज हम बताएं क्या हम अपने बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं, चाहे दीन की या दुनिया की, अखलाकियात की, मोहब्बत की, रवादारी की, बर्दाश्त की, नहीं दे रहे हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह नुमाइश पे जो है हर रबीउल अव्वल पे एक रौनक होती है, एक माशाल्लाह जश्न का समा होता है और होना भी चाहिए। ईद होती है हमारे पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत, तो उसमें माशाल्लाह इतनी पूरी एक आवाम, एक जमे गफ़ील, एक समंदर होता है, मुसलमान तमाम वहाँ पर वन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। उस वक्त कोई जमात नज़र नहीं आती कि वो PTI का है, वो MQM का है, वो पीपल्स पार्टी का है, या वो सबके कैंप लगे हुए थे, क्योंकि उस वक्त हमारे लीडर नबी पाक होते हैं और नबी पाक के लिए वहाँ पर तमाम लोग जमा होते हैं और एक जैसा ना एक जोश वलवला और एक माशाल्लाह एक खुशी एक सबके चेहरे पे दमक रही होती है। छोटे बड़े बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े सब वहाँ मौजूद होते हैं। सर वहाँ बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह नातें भी चल रही होती हैं और आपके भी कोई फेवरेट नात ख्वां होंगे, तो थोड़ा सा अगर वो नात ख्वां या नात अगर 2 कलाम अगर आप सुना दें नबी पाक के नाम पर, क्योंकि मतलब मैं ये बात कर रही हूँ, मुझे मतलब आंखों में वो हो रहा है कि नबी पाक के नाम पर तो ज़ाहिर सी बातें सब ख़त्म हो जाती, तमाम जमातें एक तरफ हो जाती हैं। देखिए वो मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आता है, ये पूरा उसके अगर हम आपने बड़ी प्यारी बात की कि उस दिन आपको सबके कैंप नज़र आते हैं, सब हुजूर को अपना रहबर रहनुमा हमारे शिफात का ज़रिया और रहमतुल्लिल आलमीन दुनिया में भेजा। तो वो रहमतुल्लिल आलमीन क्या 12 रबीउल अव्वल के दिन होते हैं या पूरे साल भर होते हैं, है ना। हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, वो खाली एक दिन करें 10 दिन करेंगे, या हमने पूरे साल उनकी सीरत और उनके किरदार को अपनाना होगा, उनको अपना रहबर और रहनुमा दिल से मानना होगा, दिल से रहबर माने, उनके निज़ाम को यहाँ पर नाफिज करें। खुदा की कसम मैं बता रहा हूँ, जो आपको वो अमन, वो प्यार, वो मोहब्बत उस दिन नज़र आता है, वो साल भर आप कायम रख सकते हैं। आज आप उनकी सीरत और किरदार को अपनाएं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह देखें ना कैसे एक वली के दर्जे पे फाइज हो गए, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कोई मदरसा यूनिवर्सिटी के नहीं पढ़े हुए थे, कोई सज्जादा नशीन नहीं थे, मोहतिम नहीं थे। तो मैं शेर के अंदाज में उन्होंने जो बात की मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ क्या लहू कलम तेरे हैं। और आप देखें ना कि आका की मोहब्बत को देखें कैसी है कि एक दुनिया के आप तमाम मज़ाहिब की स्टडी करें, तमाम है ना, सब में ना कोई खलफशार नज़र आएगा, किसी की किताब में महफूज नहीं होगी, मुख्तलिफ शरीयत मुख्तलिफ ज़मानों में आई, लेकिन जब आका करीम ख़ातमुन नबीन तशरीफ़ लाए, आका करीम ने फरमाया अना ख़ातमुन नबीन ला नबी आबादी, अना ख़ातमुन नबीन ला नबी आबादी। जब आपने ये कहा यानी कि ये ज़मीन के ज़र्रे की कसम खा के कि मैं हुज़ूर आखिरी नबी हूँ, उसके बाद क्लोज, अब उसके बाद कोई सिस्टम नहीं चलेगा। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लेकर आएंगे तो वो उम्मती बनकर आएंगे आका करीम के। तो आप जो निज़ाम जो सिस्टम वो लेकर आए, हमें उस पर उनको हम ता क़यामत हमें वो हमारे रहबर है, रहनुमा है, रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमत बनकर आए, हम उनके वो कहते हैं। आप देखें इस्लाम कितना प्यारा है, रिक्शा व ड्राइवर हो
टैक्सी ड्राइवर हो, ठेले वाला हो, या इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सब कहते हैं कि सब तुम्हारा करम है आका, बेशक कि बात अब तक बनी हुई है ना। सब कहते हैं, किसी का हुजूर सबसे प्यार करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर खड़े में, सब एक एक करके चले गए, मेरे आका करीम नहीं गए। तो साहबा ने पूछा हुजूर सब चले गए, आप ये एक दो बच्चे रह गए, चले घर। आपने कहा यार हो सकता है इसका बाप ना हो, हो सकता है ये पुकारे और इसको कोई पुकारने वाला तो कम से कम मैं तो गले लगा लूँ ना इसको। क्या बात है यार, ये शफ़क़त, ये शफा, ये हम शफात क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं, वो हुजूर हमारी शफात फरमाएंगे। हम हुजूर की उम्मत को तंग कर रहे हैं। मेरे हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं, मेरी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, और हमें हुजूर की हमें सब कुछ चाहिए। अभी हमने जैसे ये ब्रोशर निकाला था हमने, तो इसमें हमने ये लिखा था कि हमारा मकसद क्या है, कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम का निफाज, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत, हुकूक़ अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया। अब जब हम पाकिस्तान का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना, तो हम कि तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान, हमने दो नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया था ना, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, टू नेशन थ्योरी। तो आज आप देखें दुनिया के अंदर अगर कोई नज़रियात की बुनियाद पर बना था तो एक हिजरत थी मदीने शरीफ की, जो मक्के से मदीने हिजरत हुई थी, और दूसरी सबसे बड़ी हिजरत थी उस मदीने के बाद पाकिस्तान की हिजरत थी, जो हमने वहाँ से किया था। और आपने देखा होगा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को एक दफ़ा दावत दी कि चले काफ़िला आ रहा है हिंदुस्तान से, तो उन्होंने मुझे दी थी मेरी हवेली, मेरा घर, मेरे शान व शौकत, मेरे वालिद नवाब। मैं नवाब का एक बेटा आज सुबह 6 बजे घर से निकलता है और रात के 6 बजे, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपने घर दाखिल होता है। नौकरी करता हूँ पाकिस्तान में 17 साल। जब आपको पता है वो लोग बड़े पंचुअल होते हैं, जी बिल्कुल, उनकी पंचुअलिटी आपको अंदाज़ा, उनकी ट्रेनर से अंदाज़ा कर लें, बग़ैर ड्राइवर के ट्रेनें चला रहे हैं। तरक्की है ना वो। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा, के लिए मुझे आओ, हमें है ना कौम, हमें अंदर ना वतन से मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वतन की कौम से भी मोहब्बत करेंगे। तो यही वजह हमने नज़रिया है तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान, बैरूनी मुदाखलत हमारे यहाँ बंद होनी चाहिए। कहाँ OIC, किधर है ये हुक्मरान हमारे 100? आप देखें कि इसराइल, यार मैं रोज़ाना तस्वीर देख रहा हूँ बच्चों की रोते हुए ठंडे ठंडे पानी, वो छोटी छोटी गोल्ड डॉल जैसी बच्चियाँ, डॉल जैसी यार गुड़िया जैसी बच्चियाँ पानी में खड़ी हैं, और उन्होंने पानी रोकने के लिए, उसके बहाव को रोकने के लिए एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला, और ऐसे लाइन से औरतें मर्द खड़े लाइन से पानी के कट को, नहर टाइप का। तो आप बताओ यार, हम कहाँ मुसलमान हैं? हुजूर की हदीस तो ये कि हमारा जिस्म के मानिद है, हमारा जिस्म, मुसलमान जिस्म के मानिद है। मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे पैर, जिस्म में दर्द महसूस होगा, है ना। हम पैराडोल खा रहे होते हैं फौरी तौर पर। सोचो वो बच्चों का क्या हो रहा है। यह बेइज्जती नहीं है? 1.5 लाख, 5 लाख की आबादी होगी, 6 लाख की आबादी होगी, जिसमें 1.5 लाख उनकी फ़ौज है, और चारों तरफ जो आबादी है, जो बॉर्डर है, वो मुसलमानों का बॉर्डर है। एक तरफ मिस्र है, उर्दन है, शाम है, ये क्या कहते हैं, 4 ममालिक हैं जो उसको टच करते हैं, और वाइड रास्ता है। लेकिन आप मुझे देखें, मैं और आप खाली बस आंसू बना रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके रोते हुए दिखा रहे हैं, उनके कपड़े नहीं है जिस्म पे वो दिखा रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन वो कल मेरे एक साहब से बात हो रही थी, कहते 50 लाख लेकर निकलो ना, 50 लाख लेके निकलो। जब आप गज़ा में इंटर हो गए ना, तो आपके पास से $5 लाख वहाँ पहुँचा पाओगे। पूरे रास्ते रिश्वत देते हुए वहाँ तक। यार क्या माशाल्लाह, मैं आपके देख रही हूँ बहुत खूबसूरत यहाँ पर चीज़ें हैं, तलवार है, और ये सर सबसे खूबसूरत तोहफ़ा माशाल्लाह जो ऊपर मैं चीज़ देख रही हूँ, माशाल्लाह मुँह मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सर ये इतनी खूबसूरत मुक़द्दस चीज़ आपको कहाँ से हासिल हुई, कैसे आपने लिया? माशाल्लाह हमें ज़रा बताएं। ये मोहब्बत करने वालों का तोहफ़ा है, और बहुत तबरुकात तो बहुत हैं। अभी मुझे किसी ने तुर्की गया था, तो वहाँ से ये चीज़ें हज़रत अय्यूब अंसारी तआला के मज़ार से ये मैंने लिया था, जो ये लिबास पहनते थे। सर कराची से के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। मेयर मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब, वसीम अख्तर, और इसके अलावा जो भी मेयर ये नाज़िम आला रहे, नेमतुल्लाह ख़ान साहब, आपके नज़र में बेस्ट मेयर कौन रहा है जो आप समझते हो या नहीं?
ये वो इस पर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कोई हमें मुल्क से प्यार करने वाले, शहर से प्यार करने ऑन करने वाले, लेकिन हमें ऑन करना पड़ेगा ना, हम काम करना चाहते हैं। मिसाल में ये आजकल जो देख रहा हूँ, आप भी रोज़ कैमरा लेके जाती होंगी, देखती होंगी हर चीज़ को, सिस्टम को। यार क्यों मसला है ये? आपके पास ना फंडिंग इसकी पेंडिंग में है, आपके इतना चीज़ें हैं, टैक्स की रेवेन्यू आप देखें, जनरेशन देखें कितना जनरेट हो रहा है, आप पोर्ट्स आपके पास मौजूद, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने दी है। यार फिर शहर को तो दुनिया का नंबर 1 होना शहर होना चाहिए। सर ये सबसे ज़्यादा 68 to 70% रेवेन्यू जनरेटेड कराची है। एग्जैक्टली। सर अगर आपको मुझे 1 साल दे दें सर, अगर आपको सीएम बना दें, आप क्या करेंगे कराची के लिए, पाकिस्तान अपना सिंध के लिए? सिंध में ये तो क्या इनकलाब लाएंगे? क्या ऐसा अचानक से जो है वो छड़ी घुमा के फौरन सारा सब कुछ सही? छड़ी नहीं कुछ करना, मुझे नहीं कुछ करना, मुझे सिर्फ कानून और अदल इंसाफ कायम करना है, नंबर 1। दूसरा ये मैं ना तमाम जितनी बिरादरियाँ उनके साथ ना एक रिलेशनशिप का कायम करके, आप यकीन माने मैं इन्हीं से सब कुछ करवा लूँगा। जी बिल्कुल, टाइम हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सर ये मुझे बताएं कि एक अच्छे सीएम के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि निज़ाम तब्दील हो जाए? क्वालिटीज़ बताएं, सीएम में क्या होना चाहिए? नंबर 1 वो अच्छा इंसान होना चाहिए। नंबर 2 सच बोलना जानता हो, हक और सच के लिए लड़ना जानता हो। तीसरा उसके अंदर रूल ऑफ लॉ खुद के अंदर भी होना चाहिए ना, कानून की बालादस्ती के लिए वो काम करे। वो पार्टी का फेस भी है और वो हमारे पाकिस्तान का, हमारे सिंध का फेस है। अगर हम कहीं अगर आप मुकाबला करेंगे, कंपटीशन होगा, तो आप ये कहेंगे ना कि ये बताएंगे सीएम लाहौर पंजाब अच्छा है, सीएम KPK अच्छा है, सीएम बलूचिस्तान अच्छा है, सीएम ये, इस तरह कंपटीशन होगा ना, तो आज आप कह सकती हैं सीएम आप सिंध के बारे में? आप कह सकती हैं? ये सवाल आपको मैं रिटर्न कर देता हूँ कि ये बताएं आप सीएम कह सकती हैं? नहीं। हम ये कह सकते हैं कि आपको पढ़े लिखे आदमी है, और दूसरी बात ये वो भी हमारे फील्ड से हैं, वो भी इंजीनियर हैं, तो वो चीज़ों को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। अब उनकी क्या मुश्किलात हैं ये ज़रा समझ में नहीं आता। पसंद नापसंद का मसला है, क्या है ये, इस कौम से क्या है? ये कौम तो आपको लीडर, आपको आप तो इस कौम के लीडर है ना। अब आप पार्टी एक तरफ हो गए, अब पार्टी को भी आपने सेव करना है और पार्टी के मंशूर को भी सेव करना है, अकॉर्डिंग टू जो आपका मंशूर है उसके हिसाब से आपने काम भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे इंसान, अच्छा मुसलमान, अच्छा पाकिस्तानी बने और कंपटीशन के अंदर आ जाएं, वरना सर्वे कर लें। चाइना जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ लाना चाहिए, जापान जाते हैं तो वहाँ से भी लाना चाहिए। तो क्या वहाँ इतनी गंदगी है जो हमें नज़र आ रही है? क्या यहाँ रूल ऑफ लॉ है, या चोरी डकैती भत्ताखोरी, क्या चीज़ नहीं है? सब कुछ है। बताएं मुझे आप कहाँ से? अच्छा सर, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मुसलमानों के साथ ये जो हम एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी, और इससे पहले हम मुसलमान हैं और उससे पहले हम एक इंसान हैं, मगर सर मतलब ये कैटेगरीज मतलब चेन टू चेन चल रहा है, इंसान, फिर हम पाकिस्तानी, देन मुसलमान। कुछ टाइम पहले हमारा उम्रे पे जाना हुआ, उम्रे पे मैंने देखा कि सर मैं हजर अस्वद तक पहुंच नहीं पा रही थी। मतलब उस जगह पर मैं 3 दफ़ा अटैम्प्ट करना मैंने चाहा, मगर मैं हजर अस्वद तक नहीं पहुंच पाई। मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं बस गिर जाऊंगी। देखिए ना, आज हमने हुजूर के पैगाम को भूल गए ना। मैंने आपको बशूर में कहा कि वो हातिम ताई की बेटी काफरा थी तो उसको भी दुपट्टा सर पर रख लेता। हम समझते हैं कि उसके लिए जैसे इन्होंने मदीने में अब सिस्टम बना दिया है, ये टोकन से वो सिस्टम है, एप्लीकेशन बनाई है, तो उस पर लेडीज़ का अलग एक दिन मुकर्रर है, तो लेडीज़ के ये फ़लाँ से फ़लाँ टाइम असर से रियाजुल जन्ना के लिए, रियाजुल जन्ना जैसा टाइम है। तो हम कहते हैं यहाँ भी ऐसा टाइम हो सकता है ना कि वो ख़वातीन के लिए कि ख़ास स्पेशली जैसे वो उनको उनके लिए भी एक ये आसानी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वहाँ पर आपको पता है निज़ाम उनका अपना ही है, अपना सिस्टम है। निज़ाम को बदलना है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, खुदा का वास्ता खड़े हो जाओ अपने नस्ल को बचाने के लिए। अपने आगे वाले निज़ाम को बदलना होगा। निज़ाम को बदलोगे जब आप सब खड़े होगे। आज एजुकेशन को हम प्रायोरिटी पे बनाएंगे, हम जिहाद करेंगे इस तालीम के लिए कि तालीम घर घर पहुँचे, हर गरीब का बच्चा भी आला अहदों पे फाइज हो। और उसका सिर्फ एक ही है कि हम अल्लाह के निज़ाम को लेकर आएँ, उसमें अदल भी इंसाफ है। देखें ना, अल्लाह अकबर कहता है, एक इमाम कह रहा होता है,
लाखों का मजमा हज के ऊपर है, सब नमाज सिजदे में रुकू में। कैसा हुक्म है अल्लाह का निज़ाम, बिल्कुल ये सही लाना बात है। बिल्कुल सर, यही बात है। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने लगा है और बातें माशाल्लाह इतनी आपसे वक्त का पता ही नहीं चला। सर बेशक अल्लाह मौजूद है और काश के इस पाकिस्तान पे वही हुकूमत और वही जो हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का जो उनके दौरे खिलाफत में अदल इंसाफ हो और बिल्कुल इस तरह वो निज़ाम अगर यहाँ पर जारी हो जाए तो क्या बात है। हर तरफ जो है वो मतलब ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि माशरे में एक अच्छाई आ जाएगी, एक सुकून आ जाएगा लोगों के अंदर, जो इस्तेकाम आ जाएगा, दम इस्तेकाम है। इंतशार जो है लोगों के अंदर, एक बेसुकूनी है वो ख़त्म हो जाएगी। सर एक आखिरी पैगाम जो आपको देख रहे हैं लोग, जो आपको पसंद करते हैं और जो वो जो नौजवान नस्ल, अगर वो आपको मेरे सबसे ज़्यादा मेरे फॉलोअर यही हैं, फॉलोअर्स यही हैं, तो सर आप अगर इनको कोई पैगाम देना चाहें तो? यकीनन हमें जो सबसे पहले इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क की माशी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना होगा। हम ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन जो ड्रेन हो रहा है हमारे प्रोफेसर जो नहीं, आओ मिलकर हम इस पाकिस्तान में ये जंग लड़ेंगे, आओ मिलकर इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अब हमारा फ़र्ज़ है, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बेटे, ए बेटियों, आओ इस निज़ाम को बदलने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलकर इस निज़ाम को बदलो। निज़ाम बदलेगा तो मुल्क बदलेगा, मुल्क बदलेगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्ल सेफ़ होगी, हमारी बच्चियों की इज़्ज़त सेफ़ होगी और हम एक पाकिस्तान नहीं दुनिया का ज़कात देने वाला, वो खैरात देने वाला मुल्क बन जाएगा। लेकिन उसमें मेरे और आपकी यकजहती, हमारा हम एक दूसरे के लिए प्यार, और वो एक ही है प्यार करने वाला जो हमें हम सब कुछ से प्यार करता है, वो अल्लाह है। और अल्लाह के निज़ाम पे, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह का तवक्कल, कसम खुदा की मुल्क का निज़ाम बदलने में मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो। हम आए मिलकर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेके आते हैं, कानून की बालादस्ती लाते हैं और अदल व इंसाफ लेके आते हैं। तालीम को हम फोकस करेंगे सबसे पहले, हर घर में तालीम पहुँचाएँगे, हर घर में इंसाफ पहुँचाएँगे। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको जोड़ना होगा। और मैं अपने बुज़ुर्गों से कहूँगा, आप अपने आने वाली नस्ल के लिए खुदारा दोनों हाथ बुलंद करके दुआ करें अल्लाह इस पाकिस्तान के इस्तेकाम तरक्की के लिए, और हमारे इस मुल्क के निज़ाम को बदलने में आप भी हमारा साथ दें। आपका वोट भी कीमती है। आए बदलते हैं मिलकर। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पैगाम सरवत एजाज़ कादरी साहब की तरफ से आने वाले नौजवान नस्लों के लिए। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम नेक्स्ट वीक एक खूबसूरत दूसरे सितारे के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक सरवत जबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।